नमस्कार, युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आशित त्यागी। पहले आज का बुलेटिन। आज देश भर में ईद उल अजहा का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। हालांकि सुबह के समय हुई बरसात से कुछ स्थानों पर परेशानी भी हुई। मेरठ में नमाज की जगह भी बदली गई क्योंकि ईदगाह में पानी भर गया था। नोएडा में भी नमाज अदा की गई। आज देश भर में ईद उल अजहा का पर्व मनाया गया। गाज़ियाबाद में भी इस पर्व की धूम दिखाई दी। सुबह नमाज के समय बारिश के बाद भी नमाजियों की भीड़ मस्जिद में जुटी रही और निर्धारित समय से ही नमाज कराई गई। बारिश में भीगते हुए नमाजियों ने नमाज अदा कर अमन चैन की दुआ मांगी। नमाज के बाद लोगों ने कुर्बानी की रस्म भी अदा की। सभी ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। गाज़ियाबाद में कैला भट्टा, विजयनगर, मिर्ज़ापुर, संजय नगर सेक्टर 23, मसूरी डासना, शहीद नगर, अर्थला, पसोंडा आदि में नमाज अदा की गई। मुस्लिम क्षेत्रों में सुबह से ही पर्व को लेकर रौनक दिखाई दी। मेरठ में भी भारी बारिश के बीच ईद उल जुहा की नमाज पढ़ी गई। सड़क पर नमाज ना हो इसके लिए पुलिस अधिकारी सुबह से ही क्षेत्र में थे। सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट के साथ अतिरिक्त फोर्स सड़क पर तैनात रही। पुलिस प्रशासन का काम अचानक आई बारिश से भी आसान हो गया क्योंकि बारिश की वजह से बहुत से लोग घर से निकल ही नहीं पाए। कई जगह बारिश का पानी भर जाने के बाद नमाज का स्थान भी बदला गया। शाही ईदगाह में अंदर बैठकर नमाज नहीं पढ़ पाए क्योंकि वह पानी भरा होता। इसके लिए फैज़ आम इंटर कॉलेज में इसकी व्यवस्था की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। आज सुबह हुई बरसात ने गाज़ियाबाद नगर निगम के तमाम दावों की पोल खोल दी। कुछ घंटे की बरसात से सड़कें तालाब बन गई। हाईवे पर बने अंडरपास छोटी नहर जैसे दिखाई देने लगे थे। हालांकि दोपहर में धूप खिली और फिर गर्मी का एहसास हुआ। आज सुबह हुई बरसात से गाज़ियाबाद में कई सड़कें जलमग्न हो गईं। कई स्थानों पर तो 1 फुट से ज़्यादा पानी भर गया था। आज ईद उल जुहा का त्यौहार रहा, इस कारण सरकारी अवकाश भी था। इसके बावजूद लोगों को जल भराव से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई एरिया ऐसे हैं जहां सड़क पर इतना पानी भर गया कि वाहनों का निकलना भी मुश्किल हो गया। पानी में कई जगह गाड़ियों के बंद होने के कारण ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को जूझना पड़ा। हर साल की तरह इस साल भी बरसात से पहले नगर निगम ने कई दावे किए थे। इन दावों में कहा गया था कि इस बार शहर के सभी नालों को साफ कर दिया गया है और जल भराव की आफत झेलनी नहीं पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बरसात शुरू होते ही नगर निगम के सभी दावे खोखले साबित हो गए। पूरे शहर में मेट्रो का अंडरपास हो, गौशाला अंडरपास हो, NH9 के अंडरपास हो, वहाँ पर कई फुट पानी भर गया। सुबह लोगों को ड्यूटी पर जाने के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। नोएडा में स्टेडियम चौराहे के पास बाइक पर सवार युवकों ने एक महिला का मोबाइल छीन लिया। महिला स्कूटी पर थी और उसके साथ उसका एक छोटा बेटा भी था। महिला ने बदमाशों का पीछा भी किया मगर स्कूटी फिसल गई। महिला को चोट आ गई। इस दौरान जिस तरह से वो मासूम बच्चा अपनी माँ को समझा रहा था, उसे साहस दे रहा था, उसे देखकर हर कोई इस बच्चे की तारीफ कर रहा है। रोती बिलखती महिला, साहस बंधाता एक बच्चा, दुविधा में डाल देने वाली ये वीडियो नोएडा की है। हुआ ये कि ये महिला स्कूटी पर अपने बच्चे के साथ जा रही थी। ये घटना स्टेडियम के चौराहे की है। यहाँ बाइक पर आए 2 लोग महिला का फ़ोन छीन कर ले गए। इस दौरान महिला ने 2 किलोमीटर तक उन अपराधियों का पीछा भी किया। इसी बीच उसकी स्कूटी फिसल गई। महिला को चोट भी लग गई मगर बच्चा घबराया नहीं। उसने अपनी माँ को संभाला और उसे साहस दिया। पुलिस ने घटना के बाद नाकेबंदी की और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। महिला का मोबाइल लूटा गया है और जब महिला लुटेरों का पीछा कर रही थी तो उन्हें कुछ चोटें भी आ गई, जिसके लिए उन्हें ASI अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत ही पूरे एरिया की नाकाबंदी की और बात आधे घंटे में ही हमारी टीम ने दोनों लुटेरे, जिनका नाम सूरज और कुलदीप, दोनों को भी तुरंत पकड़ा और मोबाइल की रिकवरी भी हो गई। इस घटना में तो चलिए आरोपी पकड़े गए हैं, लेकिन नोएडा में इन दिनों ऐसी घटनाओं की बाढ़ सी आई हुई है। पुलिस का दावा है कि सड़क पर सुरक्षा चाकचौबंद है, उसके बावजूद लोग भरी सड़क पर इस तरह की घटनाएं कैसे कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। देवबंद के आसपास भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद पर हमले की सूचना कल प्रसारित हुई थी
उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज कुछ लोग उनसे मिलने भी पहुंचे। इस बीच चंद्रशेखर ने वीडियो जारी करके अपने समर्थकों से शांति बरतने की अपील की है। हाँ, मैं आपसे अपील करूंगा सभी साथियों से कि वो शांति बनाए रखें, जो मेरे ये हॉस्पिटल के बाहर हैं और जो कहीं भी हैं। हम अपनी लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे, हमारी किसी कोई लड़ाई नहीं है। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि आप शांति, मैं ठीक हूँ, बस आपसे अपील कर रहा हूँ कि आप शांति बनाए रखें, मेरी बात को मानिए। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट, आप शांति बनाए रखें। यही हाँ, कल एक त्यौहार भी है और देखो सब लोगों को उत्साह है अपने त्यौहार के प्रति। मेरी रिक्वेस्ट है, आप मुझसे प्यार करते हैं, मेरी बात को मानिए, आप बस शांति बनाए रखें। कुदरत का आशीर्वाद है, अभी नहीं मुझे कुछ होने वाला, मैं स्वस्थ। गाजियाबाद के डासना इलाके में एक लड़का पानी की टंकी पर चढ़ गया। ये बिल्कुल शोले फिल्म के सीन के जैसा हो रहा था। युवक का कहना था कि उसकी पत्नी जो अपने मायके में है उसे वापस लाया जाए वरना वो कूद जाएगा। इस तरह का ये ड्रामा उस युवक का काफ़ी देर तक चलता रहा। वार्ड 37 के पार्षद रवि भाटी की अगुवाई में लाजपत नगर और खजूरी पार्क के आसपास अभियान चलाया गया। इसमें घर घर जाकर लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। क्षेत्र के अनेक गणमान्य लोग इस अभियान में शामिल रहे। ये था आज का बुलेटिन। अब खबरों का पोस्टमार्टम। उत्तर प्रदेश सरकार अब शहरी क्षेत्र में 2 तरह के नए शुल्क यानी कि टैक्स वसूलने की तैयारी कर रही है। सरकार ने प्रस्तावित महायोजना में भू उपयोग बदलने की दशा में पुराने निर्माण को नियमित करने के लिए नगरीय प्रयोग प्रहार लेने का निर्णय लिया है। शहरी क्षेत्र में बेहतर अवस्थापना सुविधा से जुड़े क्षेत्रों में स्थित जमीन पर नक्शा पास करते समय विशेष सुविधा शुल्क भी लिया जाएगा। ये दोनों शुल्क विकास प्राधिकरण वसूलेगा। इसके लिए आवास विकास द्वारा तैयार किए गए उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 के अध्यादेश के तहत ये बात कही गई है। इस बात को कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है। बसपा सरकार ने इस एक्ट में संशोधन करते हुए प्रावधान कर दिया था कि नई महायोजना बनने पर यदि भूमि का उपयोग बदलता है तो उस जमीन पर बने निर्माण को बिना शुल्क के नियमित कर दिया जाएगा। इससे बड़ी संख्या में लोग विकास प्राधिकरण और अधिकारियों से मिलीभगत करके दूसरे उपयोग की जमीन को आवासीय या व्यवसाय के निर्माण में करा लेते थे। नई महायोजना में उसे नियमित भी कर दिया जाता था। इससे विकास प्राधिकरण को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था। इसीलिए योगी सरकार ने उस एक्ट में बदलाव करके नया अध्यादेश पास कर दिया है। दरअसल इस समय अमृत योजना से जुड़े प्रदेश के 59 शहरों के लिए GIS आधारित महायोजना तैयार करने का काम हो रहा है। इसमें ऐसे तमाम निर्माण सामने आए हैं जो भू उपयोग के विपरीत बने हुए हैं, नियम के अनुसार नहीं है, नियम का उल्लंघन करके बनाए गए हैं। ऐसे निर्माण लाखों की संख्या में है। इसी को देखते हुए सरकार ने संशोधित अध्यादेश में ये प्रावधान कर दिया है कि प्रस्तावित महायोजना में भू उपयोग के विपरीत जो नियम के अनुसार जब नहीं बने हैं उनको नियमित करने के लिए नगरीय उपयोग प्रभार शुल्क वसूला जाएगा। हालांकि इसकी दर नियमावली में तय की जाएगी, अभी उस पर बात नहीं हुई है। सरकार ने शहरों में मेट्रो, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, स्टेडियम, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, बड़ी मेगा परियोजनाएं जैसे पार्क आदि विशेष सुविधाओं से भी इन क्षेत्रों में जो भूमि का नक्शा पास होगा उसका शुल्क अलग से देना होगा। ये उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी खबर है, आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। लोकसभा चुनाव की तैयारी सभी दल कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी इसमें शामिल है। कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के बड़े नेताओं के साथ बैठक की तो उसके बाद कई तरह के कयास लगाए जाने लगे। राजनीति में चर्चा बहुत महत्वपूर्ण होती है और जो भाजपा में चर्चा चल रही है वो भी बड़ी खबर है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास पर जो बैठक हुई उसमें सरकार और संगठन में बड़े फेरबदल पर बात हुई है। इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना
में बड़ा बदलाव देखने की बात कही जा रही है, क्योंकि इन सभी राज्यों में चुनाव होने हैं। इन राज्यों से कुछ लोगों को सरकार में लाया जा सकता है, कुछ मंत्रियों को बेहतर कामकाज के लिए संगठन में भी भेजा जा सकता है। इस बदलाव को मानसून सत्र से पहले देखने की बात की जा रही है। जुलाई महीने के दूसरे सप्ताह में मानसून सत्र आयोजित हो सकता है। बैठक से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने जेपी नड्डा, बीएल संतोष और आरएसएस के एक शीर्ष पदाधिकारी अरुण कुमार के साथ 5 बार बात की थी। प्रधानमंत्री के साथ हुई बैठक में भी संगठन और सरकार में बदलाव पर चर्चा हुई है। उसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। पार्टी में कुछ नेताओं का भाग्य बदल सकता है, कुछ को चुनावी कामों में लगाया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव की जिम्मेदारियां बढ़ाई जा सकती हैं, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। बिहार में बड़ी राजनीतिक सक्रियता को देखते हुए राज्य के कुछ नेताओं को संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी जा सकती है, ये भी चर्चा है। तेलंगाना में पार्टी अध्यक्ष बंडी संजय कुमार को लेकर कार्यकर्ताओं में रोष था, वहाँ पर भी बदलाव की चर्चा चल रही है। ये भाजपा की बात आपको बताई कि किस तरह से वहाँ पे अगले 10-12 दिन में हमको बदलाव देखने को मिल सकता है। सरकार में भी और संगठन में भी कुछ नए लोगों को जिम्मेदारी मिल सकती है, उनकी लॉटरी खुल सकती है, कुछ लोगों को हटाया भी जा सकता है। बरसात का मौसम है, हम सभी जानते हैं। पिछले कुछ दिन से रुक रुक बरसात भी हुई है, आज सुबह भी बरसात हुई। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये है कि बरसात में जो घरों के या इमारतों के, बिल्डिंगों के आसपास जो पानी भर जाता है, उससे बहुत बड़ी परेशानी होती है। कई तरह की बीमारियां वहीं से पनपती हैं। बरसात के मौसम ने देश के ज़्यादातर हिस्सों को कवर कर लिया है। मानसून ज़्यादातर देश में आ चुका है। रिमझिम बारिश सुबह होती है, दोपहर में चिलचिलाती धूप निकलती है। इसी से कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। डॉक्टर कहते हैं कि बरसात के मौसम में बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। जो पानी के जमाव के से मच्छरों की संख्या बढ़ती है, मच्छरों के काटने से डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां होती हैं। संक्रमण भी मच्छर के काटने से हो जाता है। घर के आसपास पानी जमा होने से मलेरिया के मच्छर पनपते हैं। नेशनल सेंटर ऑफ वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल के अनुसार भारत में हर साल हजारों लोग इन्हीं बीमारियों के चलते अपनी जान गंवा देते हैं। वर्ष 2021 में मच्छर के काटने से 1 लाख से ज़्यादा बीमार लोगों के मामले सामने आए थे। ये बीमारी मादा एडीज़ मच्छर के काटने से फैलती है, जो दिन के समय या सूरज ढलने के समय काटता है। इसके अलावा बरसात के मौसम में एक और बीमारी है चिकनगुनिया, जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। चिकनगुनिया भी मच्छरों से होने वाली बीमारी है, जो रुके हुए पानी में पनपते हैं। इसके काटने से संक्रमित जो होता है आदमी, वो 3 से 7 दिन में उसके लक्षण नज़र आने लगते हैं। बुखार, शरीर, जोड़ों में दर्द शामिल होता है। डायरिया भी बरसात में बहुत ज़्यादा होता है। इस मौसम में नमी और उमस के कारण खाना आसानी से ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से किसी का भी पेट खराब हो जाता है। इन्फेक्शन के खतरे बढ़ जाते हैं। टाइफाइड भी बरसात में बहुत ज़्यादा होता है, जो आमतौर पर दूषित खाने और पीने से होता है, पानी के पीने से होता है। इसके लक्षण में तेज़ बुखार आता है, कमज़ोरी, पेट दर्द, भूख लगना होता है और वजन भी घटता है। इन्फ्लुएंजा भी इसी मौसम में आती है। इसमें मांसपेशियों में दर्द, गले का ख़राब होना, नाक बंद होना, सूखी लगातार खांसी होना, ये सब इसके लक्षण हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि मानसून और बीमारियों का रिश्ता पुराना है, इसलिए आप लोगों को बहुत संभल कर रहना चाहिए। बरसात से बचने के लिए दिन में कई बार, जो बरसात से जो बीमारियां होती हैं, इनसे बचने के लिए दिन में कई बार हाथ धोएं और अपना ख्याल रखें। बासी खाना ना खाएं, दूषित पानी ना पिएं। उमेश पाल हत्याकांड के बारे में हम सभी जानते हैं। इस हत्याकांड में अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी, उसकी दोनों बेटियां उंजेला और मंतशा को भी पुलिस ने आरोपी बना दिया है। फिलहाल माँ बेटियां फरार हैं। अतीक की बेगम और 50,000 की इनामी शाइस्ता परवीन आज तक मिस्ट्री बनी हुई है। उसके बारे में कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। प्रयागराज में हुए इस बहुत चर्चित हत्याकांड में अतीक की बहन आयशा के साथ दोनों बेटियां उंजेला और मंतशा भी फरार हैं। पुलिस अब इन पर भी इनाम करने की तैयारी कर रही है। अतीक के साथ प्रयागराज में मारे गए अशरफ की पत्नी जैनब भी अंडरग्राउंड है, उसका भी अता पता नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस के अनुसार जो जानकारी मिल रही है, अतीक अहमद की बहन आयशा नूर की दोनों बेटियां उंजेला और मंतशा को उमेश पाल हत्याकांड की साजिश की जानकारी थी। आयशा के साथ उन दोनों पर भी अब कार्रवाई हो रही है। मेरठ में आयशा के घर से मिले फरार गुड्डू मुस्लिम के सीसीटीवी फुटेज में दोनों बेटियां गुड्डू की आवभगत करती हुई दिखाई दे रही थी।
उमेशपाल हत्याकांड के समय आयशा अपनी एक बेटी के साथ प्रयागराज में लग्जरी कार से गई थी और प्लान था कि गाड़ी से असद और साहिता को बिठाकर मेरठ लाना है और वहीं छिपा देना है। लेकिन पुलिस तब तक सक्रिय हो गई थी और उनका प्लान फेल हो गया। ये आप सब जानते हैं कि उमेशपाल हत्याकांड के बाद गुड्डू मुस्लिम कुछ दिन मेरठ में रुका था और उसकी सीसीटीवी फुटेज भी लोगों के सामने आई थी। अब उनकी बेटियों पर भी कार्रवाई की तैयारी हो रही है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। गाज़ियाबाद और उसके आसपास के तमाम शहरों की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तृत रूप से जानकारी के लिए पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से कराएं, अपने जानकारों से सब्सक्राइब कराएं, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।